हेलो बच्चों, मैं पंकज कुमार कंचन फ्राम KBBMIC उधवापुर। आज हम लोग बेटा क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें आपका जो है लेक्चर नंबर 3 है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और हम लोग कोई एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में से ही हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। वहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया गया था। यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3, यानी कि इस लेक्चर में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका ये लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, बताया गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, ठीक। और क्यों क्या है, कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बताया गया है, दिया नहीं गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक। तो आप एक चीज याद रखना, यहाँ पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है, ठीक। तो जो धनात्मक मतलब पूर्णांक होता है वो विषम और सम दोनों प्रकार का होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम जो भी मानेंगे वो केवल पूर्णांक मानेंगे, ठीक। बाद में, क्योंकि अभी इसको जब सॉल्व करोगे तो आप सम वाले विषम वाले दोनों आएंगे, ठीक। तो हमको जो जरूरत है, यानी यहाँ विषम की जरूरत है, तो विषम वाले वहां से लिख लेंगे अलग, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि कोई जो है धनात्मक पूर्णांक ए है, यानी धनात्मक पूर्णांक मानना है। अब धनात्मक पूर्णांक सम विषम दोनों टाइप का होता है, इसलिए यहाँ पर क्या मानेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना, ठीक है। एक एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा। माना कोई धनात्मक पूर्णांक स्मॉल ए है, ठीक। क्या है बेटा, स्मॉल ए है सॉरी। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। सम विषम मत मानना, क्योंकि जो पूर्णांक होता है वो धनात्मक पूर्णांक वो सम विषम दोनों प्रकार का होता है, ठीक। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है। तथा b बराबर हम लोग ये जो q के साथ वैल्यू लिखी होगी, q के पास यानी q के साथ जो वैल्यू लिखी होगी वो आपका b का मान हो जाएगा, ठीक। तो b बराबर कितना हो गया यहाँ पर 6। या ध्यान देना, सबसे पहले हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया हमने a, और b का मान, b बहुत इंपॉर्टेंट है। b का मान क्या होगा बेटा, जो q के साथ वैल्यू लिखी होगी, यानी जो यहाँ पर आपका q पूर्णांक दिया गया है, इसके साथ जो वैल्यू लिखी होगी वो b का मान हो जाएगी, ठीक। अब हम लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 6। तो अब हम लिखेंगे यूक्लिड, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे भैया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर होता है bq+r, जहां आपको पता है कि r का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। तो इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, आप b का मान 6 है तो r का मान 0 से चलना है और 6 से कम, कि b से छोटा है, लेस देन b। r का मान पता है आपको, जब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ाई थी तो वहां पर बताया था r का मान क्या होता है, 0 से लेकर चलते हैं, यानी 0 के से बड़ा या उसके इक्वल और b से छोटा। तो r की यहाँ पर संभावित मान लिख लेंगे। r बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4 और 5, है ना। क्योंकि b से छोटा, b आपका 6 है तो r का मान 6 से छोटा है, यानी 5 तक हो जाएगा। तो ये r के संभावित मान हो गए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq+r, जहां r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, और ये r के क्या हो गए, पॉसिबल मान हो गए, ठीक। अब इसमें हम r के मान रखते चले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर r बराबर अब 0 रखने पर, सबसे पहले हम r बराबर इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में r बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक। तो a इक्वल टू b की जगह कितना रख देंगे, 6 रख देंगे। तो 6q+0 है ना, r का मान 0 यहाँ पर लग देंगे। तो a बराबर हो जाएगा 6, ठीक। a इक्वल टू कितना आ जाए
6 क्यू। अब पुनः आर बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, यानी जितने आर के मान निकले हैं उतने केसेज यहाँ पर बनेंगे। ठीक, तो आर बराबर जब आप यहाँ पर 1 रख दोगे यहाँ पर, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 1। क्या हो जाएगा? ए बराबर 6q प्लस 1। इसी प्रकार आर बराबर क्या रख देंगे? 2 रखने पर आर बराबर 2 रख दिया जाए तो ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। ए बराबर कितना हो जाएगा? 6q प्लस 2। इसी प्रकार आर बराबर कितना रखने पर, यहाँ के बाद यहाँ देखिएगा, आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर 3 रख देंगे तो ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। आर बराबर 4 रखने पर, आर बराबर 4 रखने पर, तो आर बराबर जब 4 रख दोगे तो ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। और इसी प्रकार आर बराबर 5 रखने पर, ये सब कहाँ रखे जाएंगे? इस यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका में, है ना। तो ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। ठीक, तो देखिए हमने ए क्या माना था? कोई धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हमने माना और वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाया और बी का मान यहाँ से पता चल जाएगा जो क्यू के साथ वैल्यू लिखी है। यहाँ से आर के पॉसिबल मान हमने निकाल लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, यानी जितने आर के मान होते हैं उतने ही यहाँ पर केसेस बनाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने आर बराबर सबसे पहले 0 रखा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? बी की जगह 6 रख देंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 0, यानी कि ये बराबर आ गया 6q। आर बराबर 1 रखने पर ये बराबर आ गया 6q प्लस 1। आर बराबर 2 रखने पर ये बराबर आ गया 6q प्लस 2। आर बराबर 3 रखने पर ये बराबर आ गया 6q प्लस 3। आर बराबर 4 रखने पर ये बराबर आ गया 6q प्लस 4। आर बराबर 5 रखने पर ए बराबर आ गया 6q प्लस 5। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने बताया था कि जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो सम विषम दोनों प्रकार का होता है। आप देखिए यहाँ पर इसमें सम वाले भी हैं, ये 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये सम वाले हैं। विषम वाले कौन से हैं आपके? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये हमारे क्या हैं? विषम वाले, है ना। तो अब यहाँ पर हमको जरूर क्या बताना क्या था? कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस फॉर्म का 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, तो इसमें से हम लोग विषम वाले निकाल लेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे अब लास्ट में? ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लास्ट में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, लास्ट में लिखेंगे क्योंकि स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, केवल विषम पूर्णांक वालों की बात करेंगे यहाँ पर, ये इनको केवल देखेंगे, है ना। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या यहाँ पर या लिखेंगे या 6q प्लस 5, क्या लिखेंगे भैया? 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो आपका यह पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, बहुत ही आराम से, बहुत ही जो है कायदे से एक एक चीज समझेंगे इसमें से और बहुत ही आसान लगेगा तब आपको ये क्वेश्चन। ठीक, इसमें कुछ नहीं बेटा, जो क्वेश्चन में दिया था कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो और जहाँ ये क्यों आपका जो इसमें दिया गया वो क्या था? कोई इंटीजर, कोई पूर्णांक था। तो हम लोग पूर्णांक के केस में मान लेंगे, सबसे पहले माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है और बी का मान क्या होगा आपका? जो क्यू के साथ वैल्यू लिखी होगी, है ना, जो क्यू के पास लिखा होगा यहाँ पर, क्यू के साथ जो गुणे में लिखा होगा वो बी का मान हो जाएगा, अर्थात यानी बी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होता है? 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, जबकि बी से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर आर के जो संभावित मान होंगे वो आप कितने निकलेंगे? आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ पर जो बी आपका 6 है तो 6 ले नहीं सकते क्योंकि बी का जो आर का मान है बी से छोटा लेना है, यानी 6 से छोटा लेना है। तो कहां तक ले लेंगे? 5। अब जितने आर के मान होते हैं उतने ही यहाँ पर केसेस बनते हैं। आर बराबर हम लोग सबसे पहले इसमें 0 रख देंगे तो ये बराबर आ जाएगा, बी की जगह 6 रख देंगे तो ये बराबर 6q प्लस 0, यानी ये बराबर 6q। 1 रखने पर ये बराबर 6q प्लस 1,
2 रखने पर a बराबर 6 प्लस 2, 3 रखने पर a बराबर 6 प्लस 3, 4 रखने पर a बराबर 6 प्लस 4, 5 रखने पर a बराबर 6 प्लस 5, लेकिन हमको यहाँ पर दर्शाना कौन से था, विषम वाले। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा विषम वाले कौन कौन है, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो यानी ये जो आपका पूर्णांक हमने माना था, यही तो पूर्णांक ए माना था। ठीक, यहाँ पर हम पूर्णांक ए मानेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि जो एक कोई भी पूर्णांक होता है वो धनात्मक पूर्णांक वो सम विषम दोनों प्रकार का होता है। तो ये देखिए आपका ये विषम पूर्णांक, ये जो ए माना था पूर्णांक, ये देखिए विषम वाला ये हो गया 6 प्लस 1, यहाँ विषम वाला क्या हो गया 6 प्लस 3, और यहाँ विषम वाला कितना हो गया 6 प्लस 5। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी बुक है, प्रश्नावली 1.1 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा जो है दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना ब्रैकेट में लिखा आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। यानी कि आपके क्वेश्चन में ये बताया गया कि 616 सदस्यों की एक आर्मी जो है, आर्मी सेना है ना, आर्मी की टुकड़ी है, उसको 32 सदस्यों की आर्मी के बैंड के पीछे क्या करना, मार्च करना है ना, यानी रूट मार्च करना है। और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक, दोनों समूहों को, जो दो यहाँ पर समूह दिए गए हैं, एक 616 वाला और एक 32 वाला, इसको क्या करना है, समान संख्या में जो है समान संख्या वाले स्तंभों के रूप में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में आपको अधिकतम शब्द मिल गया इस तरीके से, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यानी अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या किसके बराबर होगी, 616 और 32 के मासा के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, क्या लिखेंगे, चूंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का मासा होगी। क्या लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे चूंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 तथा 32 का क्या होगी, मासा होगी, यानी एचसीएफ होगी। ठीक, क्या होगी भैया, मासा होगी। ठीक, तो हम लोग 616 और 32 का मासा निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लिया जाए। किस तरीके निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, तो आप देखिए 616 और 32 में कौन बड़ा है, 616 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसको a बराबर हम लोग मान लेते हैं, और जो छोटा होता है उसको b बराबर मान लेते हैं। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देते हैं। तो a बराबर 616, b बराबर 32, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ प्लस R। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग भाग कर देंगे यहाँ पर, तो 32 को 616 से डिवाइड कर दिया जाए। ठीक, तो एक बार ले जाएंगे तो 32 हो जाएगा, यहाँ पर 11 से 2 गया 9 बचा, और यहाँ पर 5 से 3 गया 2, यानी कि 29 बच जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहीं पर शेष R नहीं मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या बची है, तो इसको उतार लेंगे, 296। अब कितनी बार हमको ले जाना है, जो है 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24, 8 बार अगर हम लोग ले जाएं तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 1 25, 256 हो जाएगा। 9 बार अगर ले जाए, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28। ठीक, तो 9 बार लेकर जाएंगे। ठीक, कितनी बार ले जाएंगे बेटा, 9 बार। तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, और ये कितना हो जाएगा 28। घटा दिया जाए, 16 से 8 गया 8 बचा, यहाँ 8 से 8 गया कुछ नहीं, और यहाँ 2 से 2 गया कुछ नहीं, यानी कि शेष हमारा कितना है, यहाँ पर R जो है 8 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A का मतलब हो गया 616 इक्वल टू B का वैल्यू हो गई 32,
अब गुणे कितना लिखेंगे क्यू की जगह पर, ये क्यू है, ये आर है, ये बी है और ये ए है। तो 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8 है ना। आप चूंकि आर डज नॉट इक्वल टू 0, हम देख रहे हैं कि आर हमारा 0 के बराबर नहीं आया है, ठीक। तो चूंकि आर डज नॉट इक्वल टू 0, हमारा आर 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लोग पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि जब तक r 0 के बराबर नहीं आ जाता तब तक हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बार बार लगाते रहेंगे, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ a और b के मान बदल जाएंगे। अब ये जो आपका ये है 8, ये क्या करेंगे, ये b का वैल्यू हो जाएगा और a का मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 8 को डिवाइड कर दिया, 8 4 जा 32, तो यहाँ से 0 आ गया, यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, तो यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a की वैल्यू हो गई 32, b का मान हो गया 8 और q का मान हो गया 4 और r की वैल्यू 0 आ गई। तो लिखेंगे चूंकि r बराबर हमारा 0 है, क्या लिखेंगे भैया, r बराबर 0, तो इसलिए मासा बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 0, इसलिए मासा जो b का मान यहाँ पर होगा इस समय जिस कंडीशन में r 0 हुआ है, ठीक है, जिस कंडीशन में r 0 हुआ है उस कंडीशन में जो b का मान होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो चूंकि r बराबर 0 और इस कंडीशन में b का मान है 8, तो इसलिए मासा कितना हो गया, 8, है ना। तो इन दोनों का एचसीएफ 616 और 32 का एचसीएफ कितना निकला, यानी मासा 8 निकला। अतः हमको निकालना क्या था, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो कितने स्तंभ बनेंगे, 8 बनेंगे, है ना, क्योंकि जो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी 616, 32 का मासा होगी, है ना। तो मासा हमारा कितना निकला, 616 और 32 का 8 निकला, जिसको हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से निकाला है। तो स्तंभों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 8। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 8। यही हमारा आंसर, यानी कि 8 स्तंभ होंगे। कितने स्तंभ होंगे भैया, 8 स्तंभ होंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक बेटा, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 आपका हम नेक्स्ट वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 4 में सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।